and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। रायपुर में एशिया के आभार कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। कार्डियोलॉजिस्ट विभाग की उपलब्धियों पर की चर्चा। रायपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य का किया दौरा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने चंद्रमुखी धाम पहुंचकर की जनता से मुलाकात। चंद्रावतीगंज में भारी बारिश से फसलों को ज्यादा नुकसान। सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद। किसानों ने की बीमा कंपनी से मुआवजे की मांग। सेंधवा में 10 दिवसीय गणेश उत्सव की धूम। पंडालों में मूर्तियों को विराजमान करने का सिलसिला शुरू। क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा उत्सव। ओंकारेश्वर में बाढ़ से नर्मदा किनारे का पूरा क्षेत्र हुआ जलमग्न। बाढ़ पीड़ितों ने सीएम पर लगाए आरोप। कहा, इससे पहले कभी नहीं देखा तबाही का मंजर। चलिए रुक करेंगे खबरों का। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल एशिया के आभार कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट विभाग की अनेक उपलब्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। साथ ही देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ ने अलग स्थान बनाया है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया और सभी स्टाफ को बधाई दी। वहीं 33% महिला आरक्षण बिल को लेकर सीएम ने कहा कि कैबिनेट ने क्लियर किया है, इसके बाद चर्चा होगी कि ये किस प्रकार से लागू किया जाएगा। इसी के साथ ही कई मुद्दों को लेकर सीएम ने अपना बयान दिया है। विभाग के द्वारा अनेक उपलब्धियां हासिल की, जो विश्व स्तरीय है, और पहली बार लेजर से ऑपरेशन हुआ, ये दुनिया में पहली बार, और इसके बाद दूसरे ऑपरेशन हुआ है। उसी प्रकार से कुछ और जो उपलब्धियां हैं, दुनिया में दूसरी बार उपलब्ध किए। तो ऐसे ये हमारे ये विभाग है, उन्होंने न केवल प्रदेश का नाम रोशन किया, बल्कि देश का और दुनिया में अपना स्थान बनाया है। तो इस कैबिनेट ने क्लियर किया है। अब उसका अध्ययन करेंगे, अब उसमें चर्चा होगी किस प्रकार से लागू होगा। अभी करेंगे कि उसके बाद 2027 के परिसीमन के बाद होगा। अभी तो जनगणना नहीं हुआ है, तो परिसीमन किस आधार पर होगा, ये भी एक विषय है। तो बहुत सारे सवाल हैं। अभी अब लोकसभा में चर्चा होगी तो सब सदस्य लोग उसकी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री की हर एक दिक्कत है, उसको हम लोग दूर करेंगे। और ये यहाँ के डॉक्टरों के, निजी अस्पतालों के और डॉक्टरों की बड़ी डिमांड थी कि अंक 75% की यहाँ भी सुविधा हो, यहाँ भी सरकार के द्वारा अनुमति मिले, तो वो अनुमति मिल गई है। और ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये बहुत ही सुखद समाचार है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लगातार राज्य के हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल माता कौशल्या के धाम चंद्रमुखी में पहुंचे थे, जहां उन्होंने माता कौशल्या का आशीर्वाद लिया और आम जनता से भेंट मुलाकात की। पूर्व मंत्री से भेंट करने बीजेपी के युवा नेता खुशवंत गुरु भी माता कौशल्या धाम पहुंचे। यहां उन्होंने सारे सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर पूर्व मंत्री से बातचीत की। बृजमोहन अग्रवाल ने भी खुशवंत गुरु से आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीतियों की विषय में बातचीत की और तन मन धन लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने की बात कही। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा तैयारियां तेज हो चुकी है विधानसभा चुनाव की, और इसी को लेकर के लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी हो रहे हैं। पूर्व मंत्री ने इस विषय में भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया और इस पर विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा भी की। साथ ही उन्होंने विश्वास दिलाया कि आने वाले चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया जाएगा।
और इस मौके पर चंद्रमुखी धाम पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से जोर लगाया जाएगा। सेंधवा में 10 दिवसीय गणेश उत्सव की धूम शुरू हो गई है। सुबह से ही गणेश पंडालों में ले जाकर गणेश प्रतिमाओं को विराजमान करने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो वहीं धूमधाम से भव्य गणेश पंडालों में गणेश जी की मूर्तियां विराजेंगी। जानकारी के मुताबिक 10 दिन तक महाराष्ट्र से सटे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती शहर सेंधवा में मुंबई की तर्ज पर बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव मनाया जाता है। बड़ी बड़ी मूर्तियों को पंडालों में विराजमान किया जाता है। 10 दिन तक शहर में गणेश उत्सव की धूम रहेगी। गणेश प्रतिमाओं की दुकानों से गणेश पंडालों तक प्रतिमाओं को ले जाने का सिलसिला जारी रहेगा। ओंकारेश्वर में बीते 15-16 सितंबर की रात में डैम से पानी छोड़ दिया गया। देखते ही देखते जलस्तर ऐसे बढ़ा कि नर्मदा किनारे का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। कुछ लोग दुकानों से थोड़ा सामान हटा पाए तो कई दुकानदार अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ तबाह होते हुए देख गए। कई लोगों के घर नावें बह गई, वहीं साधु संतों के आश्रमों कुटियाओं में पानी घुस गया। तबाही का ये मंजर इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। सोमवार के दिन अचानक जलस्तर कम होने लगा तो लोगों को लगा कि कुछ राहत मिलेगी, पर कुछ घंटे बाद ही वापस जलस्तर बढ़ गया। वहीं सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कांग्रेस नेता उत्तम पाल सिंह के फेसबुक पेज से डाला गया है, जिसमें जलस्तर कम होने पर कई ट्रक लाइन से रपटे थे और पार शंकराचार्य मूर्ति स्थल पर जाते हुए दिख रहे हैं। लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं के स्वार्थ सिद्धि के लिए पूरे नगर को खतरे में डाल दिया है। वहीं 21 सितंबर को नगरवासियों द्वारा शंकराचार्य की मूर्ति अनावरण के लिए मुख्यमंत्री के आगमन पर नगर बंद की योजना बनाई जा रही है। चले गए आज सरकार आज पट्टा देने के लिए बोल रहे, काल पट्टा देने के लिए बोल रहे, फांसी काटे झूले रखा है। और नगर पालिका लोग क्या करता है, जो बड़े लोगों का काम कर रहा है, गरीब लोगों का एक भी मकान नहीं बने। और आज पट्टा देना, काल पट्टा देना, हमारा तो सारा चीज बोए गया। क्या देगा? बुनना हुआ था 10,000 टका आया, 5,000 टका दिया। अरे चुनाव के कारण से लोगों को थोड़ा टुकड़ा देने के लिए बोल रहे हैं। अब क्या देगा क्या नहीं देगा भगवान जाने। बाढ़ से आपकी क्या क्षति पहुंची? हमारा सारा सामान बोए चले गया, कुटिया फुटिया सब बोए चले गया। बाढ़ रात्रि में बाढ़ जो आई थी, जिससे हमारे दुकानें सारी बह गई है, जिससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। हमको पता भी नहीं चला और रात में आधी रात्रि में मतलब पानी छोड़ देने के कारण हमारी दुकानें सारी सहित बह गई। हम हमारी जान बचा के जैसे तैसे भागे और हम यहाँ पर मतलब कार्यालय में आए हैं ताकि हमारी अपील सुनी जाए। हमारी दुकानें जो पुनः वापस जो हमारी जैसी दुकानें थी वैसी करी जाए। या हमारे घर में या तो ना तो कुछ खाने के लिए आप जाके देख सकते हैं हमारी घर की स्थिति किस आधार पर है। हमारे घर में ना कोई कमाने वाला है ना कुछ करने वाला है। और आप हमारे बस यही विनती है कि आप हमारी दुकानें पुनः वापस तो स्थापित जैसी थी वैसी दी जाए। आपकी जगह जो बाढ़ आई थी इसमें काफी हमारे नागरिक लोगों का, हमें दुकान लगाने वाली माता बहनों का, इनके सारे लोगों का काफी नुकसान हुआ है। ये नुकसान हुआ है बिना सूचना दिए पानी छोड़े जाने से, क्योंकि हर समय बिना सूचना दिए पानी नहीं छोड़ते थे। इस समय जो अभी की स्थिति जो है, इस समय उन्होंने बिना सूचना दी ही पानी छोड़े और रात को 1 बजे सूचना दे रहे हो तो इस समय कौन जागेगा और कौन दुकान वाला बैठेगा और कौन नाव वाला उसको नाव के पास बैठेगा। आपकी कितनी नावों का डूबने का संदेशा है और बह गई हैं? हमारे 20 से 25 नावों का बहने का डूबने का संदेशा मिला है। कुछ टूट गई है, कुछ बह गई है इंजन सहित, ऐसी कुछ नावें ऊपर रह गई है। तो प्रशासन से क्या राहत आपको दी है, क्या आश्वासन मिला है? अभी माननीय विधायक जी आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था और एक सर्वे दल उन्होंने गठित किया है कलेक्टर साहब की तरफ से, वो सर्वे कर रहा है। अब खबर मध्य प्रदेश के मंडलेश्वर से है, जहां बीते दिनों ओंकारेश्वर डैम से बिना सूचना दिए देर रात को अचानक डैम से लगभग 42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
जिससे निचले हिस्से में बसे सुलगांव और गोगांवा के दुकानदार और निवासियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से अपनी परेशानी बताई है और कहा है कि क्षतिग्रस्त मकान और दुकान का सही आकलन करके उचित मुआवजा राशि दी जाए। मुआवजा नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। नर्मदा से न सूचना दिए हुए पानी छोड़ा गया और हमको जो है ना पूरी तरह से बाढ़ में बहाने जैसी स्थिति में कर दिया था, पर हम जान बचा के बाहर आए यहाँ पे और सामान वामान, और आज तक भी कोई सूचना नहीं है, न प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी हमारे यहाँ पे आया। अच्छा, आप शासन प्रशासन से ये जो आंदोलन है उसके थ्रू क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये मांग करना चाहते हैं कि हमको दरगाह में पुनर्वास दिया जाए और हमारी जो भी मांगे हैं वो पूरी करी जाए, और प्रशासन का कोई भी बड़ा आदमी आए हमारे पास, कलेक्टर महोदय आए या प्रभारी मंत्री आए। अच्छा, अभी तक शासन प्रशासन से कोई आपके पास आया है मिलने के लिए? सहायता नहीं हुई, सिर्फ मंत्री महोदय हमको वो पार्सल देके और हमारा भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी कोई अधिकारी नहीं आया, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। आप तुम गए तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा पास 5 रुपया की सुविधा नहीं रही वो, और तुम पुनर्वास मांगे रहे ना, हम तो रुपया दो, हमारी नुकसानी भी दो, ऐसे जरा शांति से हमारा काम करो। कुछ भी बाल बच्चों उनको लेकर घर से बाहर निकल गए, बस जान बचा के आ गए, और कुछ खाने का और पीने का साधन कहीं नहीं है, तो रोड पे आके रह रहे हैं। स्कूल में भी जाओ तो अभी स्कूल चालू कर दी, तो रोड पे रह के क्या करेंगे? ऐसे भी तो मर रहे हैं, कोई नहीं आदेश, कोई नहीं जिला प्रशासन, कोई नहीं आया वहाँ पे, तो क्या करेंगे गरीब इंसान? आपके क्षेत्र के कोई विधायक या सांसद महोदय आए क्या? विधायक आया, भाई बाहर का पानी सब निकल गया, उसके बाद में मकान का देखने आया कि यहाँ से बर्तन किसके हुए हैं, मकान किसका हुआ है। पूर्व में कोई सूचना मिली थी आपको? कोई सूचना नहीं मिली, यहाँ से वहाँ तक से आर्डर भी नहीं आया कि भाई तुम निकल जाओ, बाहर हो जाओ, कहीं नहीं सूचना मिली। अगली खबर चंद्रावतीगंज से है, जहां बारिश से ज्यादा होने से सोयाबीन की फसलें खराब हो गई हैं, जिससे किसान बहुत ही परेशान नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले हुई तेज बारिश की वजह से गंभीर नदी के किनारे लगी सभी किसानों की सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो गई, तो वहीं किसानों ने बीमा कंपनी से मुआवजे की मांग की है। सरपंच प्रतिनिधि सुमित आंजना ने अपने क्षेत्र के किसानों को जो गंभीर नदी से लगे खेतों में बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, जिसकी जानकारी क्षेत्रीय विधायक और मंत्री को दी थी। वहीं कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट को जानकारी लगते ही तुरंत अधिकारियों की बैठक ली गई और गंभीर नदी से लगे हुए गांव, जिसमें खामोद, आंजना, हाशाखेड़ी, बरोदा पंथ के साथ ही अन्य गांव के किसानों के खेतों में अधिकारियों को पहुंचकर सर्वे करवाया गया, जहां सर्वे में अधिकारियों ने बताया कि गंभीर नदी के पास लगे सभी खेतों के किसानों की सोयाबीन की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। ये जो 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी, जिससे लगातार मूसलाधार जो बारिश से जो नुकसान हुआ है, हमारे गांव हासाखेड़ी में कम से कम 30 से 40 किसान जो नदी के किनारे हैं, सभी की 100% नुकसान हो गई है सोयाबीन की। आप देख सकते हो, ये पपड़ी भी नहीं है सोयाबीन के अंदर, पूरे जमीन पूरी खुदी पड़ी हुई है और भारी नुकसान हुआ है। और हमारे गांव के साथ साथ मेरी पंचायत क्षेत्र का एक और गांव बरोदा पंथ आता है, उसमें भी हम सर के साथ जा रहे हैं। वहाँ पे भी मैं सुबह गया था देखने, तो वहाँ भी 100% नुकसान हुआ। वहाँ पे भी 20-25 किसान हैं और उनकी भी नदी के किनारे जमीन है, और वहाँ पे भी कम से कम 500 बीघा जमीन, और हासाखेड़ी में भी 500 से 600 बीघा जमीन का नुकसान हुआ है। अब यही चाहते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी तुलसीराम जी सिलावट ने हमें निर्देश दिए थे कि बेटा अधिकारियों के साथ हर गांव और हर क्षेत्र में घूमना है। उनके निर्देश से ही हम सुबह से, हमारे ग्राम सेवक साहब, सुबह नायब तहसीलदार साहब आए थे, उनके साथ निरंतर घूम रहा हूँ। यहाँ पर हम जब अभी हासाखेड़ी गांव में उपस्थित हुए और यहाँ के किसानों, सरपंच साहब से सुमित आंजना जी से मुलाकात की, और इन्होंने जो प्रभावित क्षेत्र बताया, और यहाँ जिस हिसाब से और नदी के किनारे वाले जो क्षेत्र है, वहाँ पे पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई, पूरी की पूरी, यानी कि मिट्टी तक खोद के ले गई पानी के साथ में। तो फसल का तो उसमें उत्पादन भविष्य में कुछ मिलने की संभावना बिल्कुल नगण्य जैसी है। और इस प्रकार से पूरे गांव का कम से कम 400 से 500 हेक्टेयर बीघा प्रभावित है। और अभी देखते हैं सभी जितने नदी वाले क्षेत्र में माननीय
मंत्री महोदय श्री तुलसीराम सिलावट जी ने कल मीटिंग में निर्देश दिए थे कि पहले जो नदी वाला क्षेत्र जो प्रभावित है उनसे वहां पे जल्दी संपर्क करके नुकसानी का आकलन किया जाए। उसके बाद में जो भी निर्देश आगे मिलेंगे उसके आधार पे कार्रवाई होगी। और वहीं देश भर में मंगलवार से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी शहर से लेकर गांव तक 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है। जगह जगह गणपति बप्पा के आकर्षक पंडाल सजाए गए हैं। प्रशासन के अनुसार शहर में लगभग 1000 से अधिक जगहों पर पंडालों में गणेश स्थापना की गई है। आपको बता दें कि अधिकांश श्रद्धालुओं ने इको फ्रेंडली मूर्तियां खरीदी हैं। गणेश उत्सव को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह नजर आया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां 10 दिवसीय गणेश उत्सव को लेकर खासा उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। जिले में 1000 से ज्यादा स्थानों पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई है और लोगों में खासा उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर लोगों ने इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति की खरीदारी की है। शमशाबाद विधानसभा में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची। इस यात्रा में मध्य प्रदेश के सीएम के साथ असम के सीएम भी शामिल हुए और नगर के नए बस स्टैंड से मंडी प्रांगण तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का शमशाबाद की जनता से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि शिवराज जी की योजनाओं का हम भी अनुसरण कर रहे हैं। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जोरदार निशाना साधा और कमलनाथ को शिवराज सिंह चौहान के आगे थका हुआ चेहरा बताया। हेमंत यही नहीं रुके, उन्होंने इंडिया गठबंधन के सभी दलों को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये सब सनातन के विरोधी हैं। उनको ये जरूर डर है कि कांग्रेस आएगी नहीं, गलती से कहीं आ गई तो जैसे पहले सब योजनाएं बंद कर दी थी अब भी सब बंद कर देगी। हम पर विश्वास है और कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी वो मानते हैं। आप बहुत घोषणाएं कर रहे हैं, पुरानी पेंशन के विषय में आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, उसके बारे में कर्मचारी कल्याण के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस के मन में जो कुछ है वो प्रकट ही हो जाता जाकी रही भावना जैसी। ओस्मा को जी कहने वाले, आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले, एक तरह से पाकिस्तान का साथ देने वाले, अब पाकिस्तान की गीत पर अपना चुनावी गीत बना रहे हैं तो इनके भाव तो अपने आप प्रकट हो रहे हैं। ये सचमुच में देश के शत्रुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। देखिए, सुबह मुझको किसी ने दोनों गान सुनाया है। लग रहा है कि इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन जो भी है वो लोग देश का शत्रु से बराबर इंस्पायरेशन मिलता है। अभी भी आप देखते हैं जब मोदी जी कोई देश में जाता है विनियोग के लिए, देश का साथ संपर्क सुधारने के लिए, वही देश में 2 महीना का बाद राहुल गांधी पहुंच जाते हैं और भारत का खिलाफ, भारत में टॉलरेंस नहीं है, भारत में वो नहीं है, वातावरण खराब करने का प्रयास करता है। ये जो इंडिया है ये भारत का शत्रु है। ये जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है ये भारत का शत्रु है। ये भारत का खिलाफ ही काम करता है और सारे जितना भारत का विरोधी शक्ति हो, वो सोरोज हो या तो और कोई हो, सबसे वो लोग का एकदम अंडरस्टैंडिंग है कि भारत को विश्व गुरु नहीं बनने देना। सोमवार देर रात बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा ने शहर में प्रवेश किया और कटरा बाजार में आम सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रथ पर सवार होकर शहर के प्रमुख जनप्रतिनिधियों के साथ शहर की मुख्य सड़कों से होते हुए कटरा बाजार जाकर आम सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। वहीं इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा। हमारे प्रभारी बने थे शिवराज चौहान और 2005 तक वो प्रभारी रहे। 5 में सीधे वहां से आकर के और मध्य प्रदेश में क्या बने,
अब वो 10 साल का कार्यकाल हमने इन लोगों के साथ मिलकर काम किया। मैंने कुशाभाऊ ठाकरे का नाम लिया और बाद में जैसे इन लोगों ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के काम को कैसे आगे बढ़ाना है, बहुत सी रीति नीति काम करती है और इन लोगों के माध्यम से हमने उस रीति नीति को आगे बढ़ाया और पहली बार 2014 में हरियाणा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनाई। इससे पहले कभी नहीं बनी। तो मैं निश्चित रूप से हरियाणा पर मध्य प्रदेश का जो ऋण है, जो कर्ज है, बीच बीच में वहां से हमारे कार्यकर्ता आते रहते हैं, ये बात सोच के आते हैं कि हमारे से जितना बन पड़े मध्य प्रदेश में जाकर के काम करें। मुझे आज सागर आने की खुशी है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए थाना कांकेर क्षेत्र में चेक पोस्ट लगाकर आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसी कड़ी में थाना कांकेर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर वाहनों की जांच के दौरान एक कार से 3,89,830 रुपए की नकदी बरामद की गई। वहीं पुलिस की ओर से युवक से पूछताछ की गई, जहां युवक की ओर से कोई समुचित जवाब या दस्तावेज नहीं बताए गए। फिलहाल पुलिस ने संदेह के आधार पर धारा 102 सीआरपीसी की तहत नकदी रुपये की जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा धार पहुंच गई है, जहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और यात्रा में मुख्य तौर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, साथ ही मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा मंत्री मोहन यादव समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। कार्यकर्ता सम्मेलन में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में सनातन धर्म के ढोंगी नेता भी आएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे चुनाव आता है तो कुछ लोग मंदिरों के दर्शन करने जा रहे हैं, 5 साल सनातन को गाली देते हैं, 5 साल केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और जैसे चुनाव आता है तो इनको हनुमान चालीसा याद आती है, चुनाव आता है तो ये महाकाल के दर्शन को चले जाते। तो ऐसे चुनावी हिंदुओं से मैं ऐसा मानता हूं कि हमको सजग रहना होगा। और देखिए, सनातन ये हमारी 10,000 साल पुरानी संस्कृति है और इसको गाली देना, ये मैं ऐसा मानता हूं कि इस भारत में तो सहन नहीं किया जा सकता। सर, हिंदुत्व को लेकर शिवसेना और भाजपा एक हुए थे, आज दोनों अलग अलग है, क्या वजह है? किसने बताया आपको अलग है? बिल्कुल दोनों अलग अलग है। नहीं, आपकी जानकारी गलत है। उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे कौन सी शिवसेना है? शिवसेना उद्धव ठाकरे की नहीं है। शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की है और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और भाजपा एक साथ है। भाई साहब, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव पास आते ही सभी पार्टियां पूरी तरह से विधानसभा में सक्रिय नजर आ रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय के प्रत्याशी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी भी मैदान में आ चुकी है। सरकारी सेवा से 2 महीने पहले रिजाइन करने वाले कमलेश दोहरे भी अब सीहोर विधानसभा से बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बीएसपी के पदाधिकारी सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बीएसपी से विधानसभा उम्मीदवार कमलेश दोहरे होंगे और बताया कि चुनाव में बीएसपी के प्रमुख मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और भाईचारा रहेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी लगभग 60 सीटों पर एमपी में चुनाव लड़ेगी। आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 14 वर्ष 10 महीने अपनी शासकीय सेवा दी है मैंने, और 17 वर्ष 2 महीने की मेरी सेवाएं शेष थी। पर मेरा, जब मैं जनता के बीच में रहा हूं तो क्योंकि मैं जाता था फील्ड में, जिस नौकरी को हम करते हैं उसको अगर ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर पाए तो मेरा जमीन तो गवारा नहीं करता था। मैं लाड़कोई रहा हूं तो लाड़कोई में मामा के लोग कहते थे कि अतिक्रमण करने दो, उनको हटाओ मत। मामा कहते थे कि हल अगर कोई छुड़ाने आए, कोई वन विभाग का आदमी आए तो टांगे तोड़ दो। तो ऐसे मामा की नौकरी करने से क्या फायदा? इसलिए मैंने नौकरी का त्याग पत्र दिया है। जिस काम को मुझे सरकार ने दिया वो काम न करने देते, इस सरकार में नौकरी करने की कोई जरूरत। अगर कोई इस तरह का अगर आप कहेंगे तो मुझे या तो पागल समझ लीजिए, क्योंकि मैं तो अपना सब कुछ दाव पे लगा के, लोग चपरासी की नौकरी अगर कोई नेता दिला दे तो जीवन भर 7 पीढ़ी उनके चरणामृत लेते हैं। मेरी अपनी नौकरी, और मैं आपको बता दूं कि 2 जून को मैंने रिजाइन किया है, 16 जून को मेरे सारे बेच का प्रमोशन हुआ है। मैं फॉरेस्टर बन गया, प्रमोशन छोड़ के, नौकरी छोड़ के किसी बीजेपी के कहने से क्यों करूंगा? आप ये बात आप नहीं समझ सकते।
छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम का पुतला दहन किया और कांग्रेस युवा अनुसूचित विभाग के जिला अध्यक्ष सिद्धांत सिद्धू धनेसर के नेतृत्व में जिला महिला कांग्रेस की तरफ से महंगाई, अत्याचार, जानलेवा हमले, बेरोजगारी और महिलाओं के साथ उत्पीड़न जैसे मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कल हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा था, जिसमें भाजपा के गुंडे अपना प्रदर्शन, अपनी रैली लेके आए बाजे बाजे के साथ और महिलाओं के साथ बहुत ही बदतमीजी की गई है। उनकी साड़ी खींची गई है, उनका ब्लाउज खींचा गया है और उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है। ये ऐसा उनको नहीं करना था और उनको मतलब महिलाओं के साथ ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना था। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप उन पर जल्द से जल्द बहुत बड़ी कार्रवाई कीजिए। जिनके पूर्वजों में संविधान को बनाने की ताकत नहीं थी, आज उनके बच्चे संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं और संवैधानिक अधिकार के तहत कल हमारी महिला कांग्रेस की पदाधिकारी एवं पूरी कार्यकर्ता प्रचार और प्रदर्शन कर रही थी और शांतिपूर्ण तरीके से पर्चे वितरण कर रही थी। उसके पश्चात वहां पे कम से कम 100-150 युवा मोर्चा, भाजपा युवा मोर्चा के गुंडे एकत्रित हुए और महिलाओं के ग्रुप में बीच में घुस के उनके साथ अभद्रता की, उनकी साड़ी खींची, उनके बाल खींचे, उनकी चूड़ियां तोड़ी गई और उनके साथ अभद्रता की गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ शिवराज सरकार से कि ये मणिपुर में जो मामला हुआ है, जो महिलाओं को निरस्त किया गया, क्या उसके तर्ज पे कल ये प्लान था भारतीय जनता पार्टी का? हमारी महिलाओं के कपड़े क्या उनको नग्न करके रोड में घुमाने का उनका प्लान था? इतनी अभद्रता भारतीय जनता पार्टी कैसे कर सकती है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।